सिट अपराइट, शरीर को सीधा रखेंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। सत्र का प्रारंभ 3 बार ओम के उच्चारण के साथ और महर्षि पतंजलि का ध्यान करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में ले आइए। ओम का उच्चारण, श्वास भरिए। महर्षि पतंजलि जी का ध्यान करेंगे, जिन्होंने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया शरीर की शुद्धि के लिए, व्याकरण का ज्ञान दिया वाक की शुद्धि के लिए और योग का ज्ञान दिया चित्त की शुद्धि के लिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आइए और कोमलता से आंखों को खोल लीजिए। आप सभी का स्वागत है पुनः इस दोपहर के सत्र में और आज का ये मेरा लास्ट सेशन है। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के ऊपर और मुख्यतः स्त्री स्वास्थ्य में हार्मोन की क्या मुख्य भूमिका रहती है। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय वीडियो एंड देन आई विल शेयर माय स्क्रीन ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। और डॉक्टर प्रीति आप मुझे बीच में गाइड कर दीजिएगा अगर कहीं ठीक से नहीं दिखता है तो। Yes, madam, it is visible now. ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रीति। इसको अभी ठीक है, पूरा दिख रहा है? जी मैडम। जी थैंक यू। विशेषतया हम आज हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आपने अभी आप ऑनलाइन आए, आपने सिस्टम स्टार्ट किया और आप बैठे। उसके बाद जब हमने प्रार्थना की तो आपने देखा होगा एक विचार में, श्वास में एक बदलाव सा आया है। तो वो विचार, वो बदलाव, वो परिवर्तन कहाँ और किस वजह से हुआ? हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये मुख्यतः डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पर। हार्मोन्स को आप समझ लीजिए वो शरीर के संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। एक
मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर में अभी तक साइंटिस्ट ने मोर देन 50 से भी ज़्यादा तरीके के हार्मोन्स हमारे शरीर में काम करते हैं। तो ये हमारे मूड को, हमारे वज़न को, हमारे हेल्थ को, हमारी पाचन क्षमता को उसके उसके निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे हार्मोन्स। और 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों ही चीज़ें हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं या हार्मोन्स को प्रभावित कर सकती हैं। पहला है कि हमारा भोजन किस प्रकार का है, ठीक? इसके बारे में हम और विस्तार से स्लाइड्स के बीच में बात करेंगे। दूसरा डाइट है, भोजन है। उसके बाद हमारा वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से घिरे हैं, अगर एक स्ट्रेस वाला आपका जो कार्यस्थल है, ऑफ़िस है, स्कूल है या कुछ भी है, अगर आप उस माहौल में जा रहे हैं और वो माहौल बहुत तनावपूर्ण है और वहाँ पर एक लगातार कांस्टेंट प्रेशर सा रहता है, तो वो भी आपके शरीर के हार्मोन्स के सीक्रेशन में और उन हार्मोन्स को जो सीक्रेट करते हैं आपके इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी कार्यक्षमता, उनकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है। डाइट, एनवायरनमेंट एंड तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके कंट्रोल में है, वो है विचार, थॉट्स। हम जिस प्रकार के थॉट्स रखेंगे केमिकल सीक्रेशन उसी प्रकार से होगा, ठीक? तो ये 3 चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखनी है, हार्मोन्स की प्रोडक्टिविटी के लिए या हेल्थ के लिए। तो आज का जो हमारा विषय है, वो है कि वो क्या प्रैक्टिसेज़ हैं, किस तरीके से अगर कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें? उससे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। हाँ, तो आज के विषय में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले उससे पहले आपके मन में एक सवाल हो उठ सकता है कि भई योग हम करें ही क्यों? तो इसके कई उदाहरण हैं और सबसे सरल उदाहरण हमें कालिदास जी ने बताया, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर ही वो साधन है जो कि हमारे उत्तरदायित्वों को, हमारे धर्म को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में उन्होंने कहा, "नर तन नर तन सम नहीं कोनो देही", यानी कि इस तन को प्राप्त करने के लिए भगवान भी ईश्वर भी ललायत रहते हैं। "नर तम सम नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचत देही"। वो कहते हैं इसी शरीर के माध्यम से आप स्वर्ग, नर्क, ज्ञान और कल्याणकारी चीज़ें समाज के लिए कर सकते हैं। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग निसेनी, ज्ञान, विराग, भक्ति, शुभ देनी। तो यही वो साधन है जिससे आप मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं और आप नर्क या स्वर्ग का भी अनुभव कर सकते हैं। एक स्त्री के जीवन में एक स्त्री के जीवन में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, मेनार्की, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर मेनोपॉज़। जिस तरीके से एक बीज अंकुरित होता है, एक पेड़ में परिवर्तित होता है और फिर डिजेनरेशन होता है उस पेड़ का, पतझड़ आता है और उसका क्षय हो जाता है। ये मानव जो शरीर है, उसका एक गुण है। क्षय होना, रोज के रोज हमारी बॉडी के अंदर डिजनरेशन, हम एजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण पड़ाव एक महिला के जीवन में आते हैं और जो फर्टाइल टाइम है, इट इज़ फ्रॉम आई थिंक 45 टू 50, जो एक एवरेज एज है मेनोपॉज़ की, तो उसके बीच का जो समय है, उसको प्रोडक्टिव ईयर्स कहा जाता है। और ये साइकिल 5 दिन का होता है, फिर ओव्यूलेशन पीरियड है, देन अगेन फिर बॉडी उस यूट्राइन लाइनिंग को शेड करती है। तो ये 5 दिन का प्रोसेस है। एक हेल्दी एक हेल्दी
और रिदमिक और रेगुलेटेड साइकिल के लिए, एक स्वस्थ शरीर में हेल्दी, रेगुलेटेड और रिदमिक साइकिल के लिए आप फीमेल बॉडी में ओवरीज का काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवरीज ही वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, जो कि कंट्रोल करती हैं कि ओवुलेशन को, प्रोडक्शन को, ओवुलेशन को। और ओवरीज किसके कंट्रोल में है? ओवरीज द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ओवरीज डिपेंड्स ऑन द हेल्दी फंक्शनिंग्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये दो मास्टर ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के जो सीक्रेशंस को है उसको कंट्रोल करता है। 50 से भी ज्यादा हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। हर एक हार्मोन, जैसे एक ताला और एक चाबी होती है, वो अपनी ही चाबी से खुलेगा, तो वो लॉकिंग सिस्टम होता है। जो सेल उस जिस सेल में उसका रिसेप्टर लगा होता है, वही सेल उस हार्मोन को रिसीव कर सकता है। वही सेल उस हार्मोन को, वही ऑर्गन उस हार्मोन को रिलीज भी कर सकता है। तो पूरी बॉडी में जो हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ सॉरी हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स रिलीज, सिक्रेशन, प्रोडक्शन है, वो यहाँ से कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोनों पास पास में है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपके हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सीक्रेट करता है, वो रिलीज होता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाला पार्ट जो हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस बनाता है, उसका जो रिलीजिंग का काम है वो पीछे वाले हिस्से से होता है। और फ्रंट पार्ट में खुद पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन सीक्रेट करता है, वो वहां से रिलीज करता है। ठीक, यहां से सिग्नल मिलता है फॉर द फंक्शनिंग फॉर द ओवरीज। सो एफएसएच जो कि एग बनने की प्रक्रिया में, लेट मी शो यू, हाँ, सही टाइम पे एग जब मैच्योर होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब से ये आपके यूट्राइन इसमें आता है। एंड देन अगर एग और स्पर्म मीट होते हैं तब प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगेन ये लाइनिंग शेड हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में ओवरीज की बहुत इंपॉर्टेंट मेन काम ही ओवरीज का ही है। ठीक, और सही टाइम पे ओवुलेशन होना वो भी इम्पोर्टेंट है। आजकल और ड्यूरिंग 2 साल के इस कोरोना काल में आपने देखा होगा लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ी है, स्पेशली फीमेल्स ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ी है। और 25% पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज़ ये ज़्यादा हुआ है यंगस्टर्स में। ठीक? उसमें क्या, उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता, एग मैच्योर नहीं होता। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एक कह सकते हैं एक चेन है, एक मैपिंग की तरह है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम ये समझे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड में केमिकल हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और उन सबको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। ये चार इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन जो कि मेनार्की और प्यूबर्टी में हेल्प करता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन रेगुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एलएच और एफएसएच ये इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। अब ये सारे हार्मोन्स हम जानते हैं। अगर ये ओवर एक्टिव है ओवरीज, ये भी है, अंडर एक्टिव है तब फंक्शनिंग ठीक से नहीं होगी। ओवर एक्टिव है तब क्या होगा? तब मेल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जो कि इनफर्टिलिटी और पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, ये कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी
आपने दिल्ली में आई थिंक 28%, साउथ में भी एटलीस्ट 30% कुछ इस तरीके का रेशियो है फॉर पीसीओडी या पीसीओएस। ठीक। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आप देख पा रहे होंगे, इट इज जस्ट बिकॉज कि ये फंक्शनिंग है और जो कम्युनिकेशन है बिटवीन योर ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर वो ठीक से नहीं है, तब ये सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज, जिसकी वजह से ये एक अनहेल्दी ओवरी है, पॉलिसिस्टिक ओवरी है, जिसमें एग्स तो बने, कई मैच्योर भी हुए पर ओवुलेट ठीक से नहीं हो पाए, कई इमेच्योर एग्स हैं तो सिस्ट और ये फाइब्रॉइड्स ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड दिस इज द नॉर्मल ओवरी कि एग बना भी, मैच्योर भी हुआ और ओवुलेट भी हो गया। ठीक। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, एक तो साइकिल इरेगुलेटेड होता है, सिस्ट बन जाता है और बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ द ओवरवेट ऑल्सो और बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी में इंसुलिन कम ज्यादा ब्लड में ना एब्जॉर्ब होकर, सेल्स में ना स्टोर होकर, जो आप शुगर का इंटेक है वो सेल में ना एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में चला जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। अनवांटेड जगह पर बालों का आ जाना और स्कैल्प की थिनिंग होना, एक्ने, और सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स, फटीग और पेन रहना। और इसकी वजह से इस समय जितनी भी कोशिश करिए वेट कम नहीं होता अगर ये सारे डिसऑर्डर्स चल रहे हैं। इसकी वजह से भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। अब इसके रीजन क्या है? गलत खाने की आदतें। ठीक। जब बॉडी में मोटापा बढ़ रहा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कफा। बॉडी में कफा का इम्बैलेंस हो गया है, कफा ज्यादा हो गया है। तो उस समय अगर आप ये बहुत ज्यादा जिसमें एक केमिकल्स हैं और जिस भी भोजन की शेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो समझ लीजिए वो हमें लॉन्ग टर्म पे नुकसान देने वाला है। चाहे वो ब्रेड है, पास्ता है, ये सारी डीप फ्राइड चीजें, जितना भी हम खाने को फ्राई करते जाएंगे उतना उनका नरिशमेंट कम होता जाएगा और जो ऑयल का जो केमिकल चेन है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा हलवाई वगैरह एक ही तेल को बार बार रीयूज रीहीट करते जाते हैं। उस तेल में तला हुआ खाना कैंसरस होता है। ठीक। फिर अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है, नींद से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरा थॉट्स, सेल्फ हार्मिंग, हम अपने बारे में ही बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तो नेगेटिव सोचना ही, वो आप किसके लिए सोच रहे हो ये बॉडी को नहीं पता। उससे ये पता है नेगेटिव सोचने पर मुझे ये वाले हार्मोन्स रिलीज करने हैं। ठीक। तो जितना ज्यादा कुढ़ेंगे पास्ट में 20 साल पहले क्या हुआ, और हमारा जो मेमिलियन ब्रेन है जो कि आपको हर चीज को करने से रोकता है, वो इतना तक याद रखता है इस समय वो दिन था, ये कलर था और यहाँ पर बैठे थे और ये बात कही। उस इंसान ने तो कहकर छोड़ दिया होगा, वो भूल भी गया होगा, बट हम रोज उस पेन के साथ उसको रोज जिंदा रखते हैं। ये बहुत सेल्फ हार्मिंग होता है और इससे आपका बॉडी सिस्टम बहुत ही क्रैश हो जाता है, स्पेशली योर नर्वस सिस्टम, और शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है। तो इसका सिंपल तरीका सॉल्यूशन भगवान ने दिया है। अगर हम टाइम पर सोए तो अंदर रेस्ट और डाइजेस्ट ये सारी एक्टिविटीज अच्छे से होती है, मेंटेनेंस अच्छे से होती है, सेरोटोनिन अच्छे से होता है, नींद हमें ठीक से आती है और नींद ठीक आने से स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो आप देख पा रहे हैं एक सिंपल स्लीप, लेकिन बिकॉज ऑफ वर्क हम कॉल सेंटर में काम करते हैं, देर तक काम करते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है, कल प्रेजेंटेशन देनी है, कल ये काम करना है, वो काम करना है, उससे हम अपनी नींद का सौदा कर लेते हैं। जब तक आप यंगस्टर हैं 20s 30s में नहीं पता चलेगा, बाद में इट वुड रिफ्लेक्ट। और इवन आजकल आप देख पा रहे 20 30s में भी नींद नहीं आ रही। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वो लोग जगे होते हैं, जब सारी दुनिया जग के काम कर रही होती है वो लोग सो रहे होते हैं। तो
ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हार्मिंग है, इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता कि अगर नींद प्रॉपर नहीं है तो। फिर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना एंड दैट इज़ आल्सो बिलो योर बेली बटन एरिया, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपके नर्व्स को कंप्रेस करते हैं और वहाँ लगातार स्ट्रेस उत्पन्न कर रहे हैं। स्ट्रेस चाहे आपके थॉट्स के द्वारा उत्पन्न किया गया हो या स्किन के द्वारा, ठीक है? और आपने हाथों को क्लेंच कर रखा है, जॉ लाइन को क्लेंच कर रखा है, फोरहेड पे शिकन है। कई लोगों को स्ट्रेस होता नहीं है, तो भी वो माथे को सिकोड़ के रखते हैं। अब अगेन स्किन आपका सेंस ऑर्गन है, कहीं पे भी तनाव है, तो बॉडी को लगेगा देयर इज़ सम फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, तो वो उसी हिसाब से कॉर्टिसोल रिलीज़ करेंगे। तो स्किन लेवल पर भी रिलैक्स होना इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई शवासन एंड योग निद्रा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या कई लोग सिर्फ काम पे जाते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है वही बहुत बड़ा काम है, काम पर जाना, और उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, अगेन बॉडी ओबीज उसमें चली जाएगी और आपके इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स पे बर्डन पड़ेगा। तो धीरे-धीरे जो लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। फिर आजकल हर एक चीज़ इस सफेद चीज़ में लिपटी हुई आती है। एल्युमिनियम फॉयल कैंसरस है। पहले के ज़माने में और पहले के ज़माने में देखें तो रोटी या खाना जो भी टिफ़िन है, वो एक किचन टॉवल होती थी, उसमें लपेट कर दिया जाता है था। धीरे-धीरे वो बदलते-बदलते अब ये स्टेटस सिंबल भी बन गया कि एल्युमिनियम फॉयल में खाया जाए। इससे ज़्यादा खतरनाक मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स और एजिंग, बिकॉज़ ऑफ एजिंग या फास्ट एजिंग, ब्रेन की फास्ट एजिंग, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, रिसर्च में पाया गया कि ये जो मेटल है, इसकी वजह से होता है। तो हम क्या कर, और उसमें भी आप देखेंगे गरम चीज़ें डाली जाती हैं। पहले सिर्फ़ ऊपर से पैकिंग होती थी, अब जो नीचे का दोना है वो भी एल्युमिनियम फॉयल का है, ऊपर जो है वो भी एल्युमिनियम फॉयल का है। हर जगह आप देखेंगे इसी का यूज़ हो रहा है। तो इसको जितना से ज़्यादा इसका यूसेज कम किया जाए, उतना अच्छा है। एल्युमिनियम फॉयल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें या जब बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि गर्म चीज़ों में ना इस्तेमाल किया जाए। अगर बहुत करना ज़रूरी भी है तो इसको ठंडी चीज़ें आप देखोगे, आप कभी लाना कोई चीज़ ग्रेवी वाली चीज़ होगी तो उसके नीचे उसका कवर का कलर चेंज हो जाता है। इतना डेंजरस है और ये डायरेक्ट उस खाने में चला जाता है। देन द प्लास्टिक्स। प्लास्टिक हमारे जो बॉडी के हार्मोनल जो हार्मनी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो प्लास्टिक को इसके अदर साइड इफ़ेक्ट तो है ही, लेकिन जब हम प्लास्टिक में खाना खा रहे होते हैं तो प्लास्टिक भी हमारे खाने में आ रहा होता है और हम पेट में उसको डाल रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बेचारे इतने ना बीड़ी, सिगरेट, दारू कुछ भी नहीं पीते हैं, तो भी उनको कैंसर और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे फूड में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर का खाना जो बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखता है, उसमें कलर डालकर वो उसको और कलरफुल बनाते हैं, तो वो बहुत नुकसानदेह है। फिर एल्युमिनियम फॉयल के साथ-साथ एल्युमिनियम के बर्तन में अगर खाना खाया जाता है, ये पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया था कि कैदियों को या क्रांतिकारियों को एल्युमिनियम में चाय या खाना दिया जाता था कि धीरे-धीरे उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, बौद्धिक स्तर को कम किया जाए। उनके जाने के बाद भी स्टिल वी आर यूजिंग दिस एल्युमिनियम। फिर रिफाइंड, रिफाइंड जब जहाँ लग गया खाने के साथ, तो समझ लीजिए वहाँ पे खतरा है, चाहे वो रिफाइंड शुगर है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड आटा है, सब नुकसानदेह है। सेम वे आपकी टेफ्लॉन कोटिंग से वाले जो बर्तन हैं, रीहीट करते-करते हर बार खाने में भी वो इंक्लूड होते जाते हैं ये डेंजरस केमिकल। उसके बाद स्क्रब से साफ किया, चाहे वो आपने प्लास्टिक या एल्युमिनियम को किया, तो वो जो निशान पड़ जाते हैं, फिर दोबारा आप खाना बनाते हैं तो वो उसमें घुलता जाता है। देन व्हाइट शुगर, बहुत ज़्यादा सफ़ेद और फ्री फ्लोइंग जो नमक है, वो नुकसानदेह है। चोकर वाला आटा खाना चाहिए,
मैदे का जितना इस्तेमाल किया जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। सफ़ेद नमक की जगह जो पुराने जो डली में या सेंधा नमक जो हमें मिलता था या आप पिंक सॉल्ट उसका इस्तेमाल करिए। सबसे अच्छा तरीका है कि सेंधा नमक, काला नमक, पिंक सॉल्ट इन सबको मिला के रख लीजिए। सॉल्ट में और कई खनिज पदार्थ भी होते हैं जो कि आजकल जो ये जितना सफ़ेद और जितना जो अच्छा है ना और जितना जो बारीक है उतना वो नुकसानदेह है। उसको उस फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से हो जाता है। सेम वे जितनी शुगर साफ-सुथरी होगी तो इसकी जगह खांड, शीरा या शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर शुगर, व्हाइट शुगर बहुत नुकसानदेह है, ये आपके बोन से केमिकल को खींचती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में आई थिंक हाफ एक कप साइज़ जो कोल्ड ड्रिंक होती है, उतने में 20 चम्मच शुगर होती है। और अगर आप एक बड़ा ग्लास पीते हैं या एक बॉटल पीते हैं, तो आप सोच सकते हैं आप कितनी शुगर का इंटेक कर रहे हैं। और उतनी शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक तो बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा उतना ज़्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी से खर्च हो रहा होता है। कैल्शियम एक फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह है एंड स्पेशली फॉर द फीमेल बॉडी क्योंकि प्रेगनेंसी और इन सब में कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बोन्स की हेल्थ के लिए कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक और वो भी ये केमिकल वाला सफ़ेद और फ्री फ्लोइंग नमक खाएँगे तो ये बहुत नुकसान करता है। मैदे से जो चीज़ें बनती है उसको हम आटे से बना सकते हैं, उसको चोकर के साथ बना सकते हैं। ठीक? ये हम बात कर रहे थे जब हाई शुगर इनटेक होता है तो एक ऐसा नॉर्मल वे में तो क्या होता है कि शुगर को ग्लूकोज़ में चेंज कर देती है बॉडी थ्रू द इंसुलिन और वो फिर सेल में जाके स्टोर हो जाती है और जब बॉडी को चाहिए होती है तब वहाँ से फॉर एनर्जी वो रिलीज़ कर देते हैं। बट ड्यू टू लाइफ़स्टाइल, ड्यू टू पीसीओडी प्रॉब्लम एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और उसमें सेल में उसको ग्लूकोज़ को होल्ड करने की रखने की क्षमता बॉडी में खत्म हो जाती है। तो शुगर इनटेक को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक तो है पीसीओडी जो कि आपको इनफर्टिलिटी पीसीओडी का मतलब है इर्रेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे। दूसरा एक कंडीशन होती है डिस्मेनोरिया जिसका मतलब पेनफुल और मेनो मतलब जो कि हर मंथली उसमें आए एंड रिया मतलब होता है फ्लो। जब बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स है और ज़्यादा दिन के लिए है, उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब वो किसी आने वाली बीमारी के बारे में आपको सिम्पटम्स दिखा रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ दैट यू आर फीलिंग एक चीज़ बहुत गड़बड़ होती है फीमेल्स में, हर एक चीज़ को विल पावर से झेलने की। ये तो सबको ही होता है, दिस इज़ नॉर्मल, सबको पेन होता ही है, ठीक? आज इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो 5 दिन होते हैं साइकिल के, आप अगर साउथ में देखें वो उसको एक ऐज़ ए फेस्टिवल की तरह लेते हैं। अभी भी हमारे कई एरियाज़ में इट इज़ जस्ट लाइक अ टैबू वो बात नहीं करते। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है बट एक ये ऐसा समय है कम से कम 3 दिन आपको बहुत आराम से और शरीर को रेस्ट देना है। इसीलिए पहले के ज़माने में वो कोई छुआ-छूत की तरह वो अलग नहीं रखते थे या किचन में नहीं जाने देते थे। ये उनका एक ऐज़ ए पिकनिक का टाइम होता था क्योंकि पहले के ज़माने वाले लोगों में इतनी समझ थी कि इस समय फीमेल को रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो 3 दिन अवॉइड करिए हेवी कोई चीज़ उठाने के लिए क्योंकि ये फीमेल बॉडी है। मेल और फीमेल दोनों मेंटली तो एक लेवल पर हैं, स्ट्रेंथ के लेवल पर। मेंटल स्ट्रेंथ दे आर इक्वल बट फिज़िकल में जो नेचुरल चीज़ है, अब फूल में जो फ्लेक्सिबिलिटी जो लचक होनी चाहिए, वो तो उसको रखनी चाहिए ना, तो जो इनबिल्ट हमारा इनेट नेचर है, वी कैनॉट चेंज दैट। मेल और फीमेल एक-दूसरे के पूरक हैं, तो ये 3 दिन एट लीस्ट
हमें हेवी कोई काम करने से, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी, उसमें रुकना चाहिए। और पेन है तो यू शुड फ़ील द पेन, यू शुड टेक रेस्ट। मेरा सिर्फ़ कहने का ये मतलब है। क्योंकि पीरियड सिर्फ़ प्रेगनेंसी के लिए नहीं, इसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, अगर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी रहता है। एंड ऑल द मेल ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, वो पीरियड फिजिकली और मेंटली एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर ये रेस्ट और रिस्पेक्ट देने की बात है, वहाँ पे वो ज़रूर होना चाहिए। और फीमेल्स को भी अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड ऑनर योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी इज़ सेइंग। इस समय आपकी बॉडी की एनर्जी किसी और प्रोसेस में लग रही है, तो उसको हैम्पर नहीं करना है। ठीक? सो प्लीज़ टेक 2 और 3 डेज़, एटलीस्ट 2 डेज़ का रेस्ट ज़रूर लीजिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि बेड पर बैठ जाना। भजन इस समय जो ध्यान, कीर्तन करते हैं, और इसीलिए इस समय मंदिरों में फीमेल्स को मना किया जाता है, क्योंकि उस समय ना बहुत एनर्जेटिक रहती है बॉडी, ठीक? इसीलिए जो मेन टेम्पल में जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उस समय उस जो विग्रह की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, दैट कैन बी सक्ड बाय द फीमेल बॉडी, इसीलिए मना किया जाता है। उसमें कोई बाद में मुगलों की वजह से वो आ गया कि अछूत है, ये है। उसके पीछे का साइंस और लॉजिक हमें समझना पड़ेगा कि अभी तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, जिसका आविष्कार या जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा नहीं गया है। बस हम उसी को बस डिस्कवर कर रहे हैं, जो वो पहले से करके छोड़ के चले गए हमारे लिए, जिस नॉलेज के लिए। तो प्लीज़ टेक रेस्ट। और कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि लगातार चल रही है, पेनफुल है, यू शुड गो एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर। पहले ही अगर उसका हम प्रिवेंटिव वो ले लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। देन साइकिल का कलर क्या है, क्लॉटिंग तो नहीं है, कितने डेज़ का है, अगर आपका 5 दिन का साइकिल है, अगर वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, यू शुड कंसल्ट टू द डॉक्टर। क्योंकि एक्सेसिव या हेवी पीरियड हो जाएँगे तो एनीमिया, फटीग, और फटीग मतलब फैमिली वही है, काम वही है, और सब काम आप झुंझला कर, चिड़चिड़ा होकर सब काम कर रहे हो, और हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। बाद में यही सारी जो छोटी-छोटी जो सिम्पटम्स है, एक बहुत बड़ी किसी बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो पहले ही लेवल पर उसको रोकना ज़रूरी है। फिर ये आजकल बहुत बच्चियों में है, और जो फर्टाइल एज में है, उनमें ये सिम्पटम्स रहता है कि पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले ही अ, किसी चीज़ को खाने, या ओवर ईटिंग हो रही है, या ब्लॉटिंग जैसा फील हो रहा है, फूड क्रेविंग है, और गुस्सा आ रहा है, ठीक है? मूड स्विंग्स हैं। तो कुछ परसेंट तक इट इज़ नॉर्मल, बट इफ इट इज़ परसिस्टिंग 2-3 महीने तक लगातार हो रहा है, और हेडेक बहुत ज़्यादा है, अनबियरेबल है, आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है, देन अगेन वी शुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसका ध्यान रखना है। ये तो फर्टाइल हो गया। एंड देन अ, आजकल जल्दी भी हो रहा है, 35 प्लस दे आर इन पेरीमेनोपॉज़ल फेज़, जिसमें कि बॉडी धीरे-धीरे, जो हमारी ओवरीज़ हैं, वो धीरे-धीरे अंडर एक्टिव होना शुरू कर देती हैं। फिर 6 महीने पे या साल भर पर साइकिल आता है, और इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पीरियड्स जो हो रहे हैं, वो दैट इज़ ऑफ पित्ता, वो उसमें हमारा पित्त गुण काम करता है। जब बॉडी पॉज़ल फेज़ में है, तो वाता ज़्यादा होता है। 3 फेजेज़ होते हैं इंसान के जीवन में। जब बच्चा पैदा होता है टिल टीनेजर, दैट इज़ कफ़ा एज। उस समय आप देखते होंगे बच्चों को कफ़, कोल्ड वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिर जिसमें ज़्यादा ऊर्जा, काम करने की शक्ति, कुछ बनना है, वो हमारा पित्ता एज है। और उसके बाद जो थर्ड तीसरा पड़ाव है जो जीवन का, उस समय वात से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, चाहे वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो। द मोमेंट आपके ओवरीज़ अंडर एक्टिव हो जाती हैं, सबसे पहले जॉइंट्स इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं।
चाहे वो नी जॉइंट का इश्यू हो, चाहे आपका वो कंधे का हो, स्किन के डिसऑर्डर्स, हॉट फ्लशेस, रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, टेम्परेचर, सब लोग एसी में बैठे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है या ठंड में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है और कई सारे यूट्राइन यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जीवन आसान नहीं है, ठीक? स्त्री के जो प्रेगनेंसी टाइम को आयुर्वेदा में कहा गया है कि तेल से भरा पात्र होता है। वो 9 महीने का पीरियड इस तरीके से उस स्त्री को रहना होता है कि उस तेल से भरे कटोरे को सँभालना होता है, ठीक? और बाकी के जो ये इस फेजेज़ है, स्त्री की तुलना एक पृथ्वी से की गई है, जो अपनी धुरी के चक्कर तो काट रही है और सूरज के भी काट रही है। तो अपनी लाइफ में भी उसके रोज़ नए-नए चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ कोप अप करना। और ऐसा नहीं है कि योग के द्वारा आपको एकदम कोई जादुई छड़ी मिल जाएगी कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। एजिंग प्रोसेस होगा, इट वुड बी ग्रेसफुली, इट वुड बी स्लो और कई सारी चीज़ें, कई सारे सिम्पटम्स आपके कम होंगे या नहीं हो सकते, ठीक? मसल्स की थिनिंग हो जाती है और सबसे पहला तो बहुत ज़्यादा मोटापा आने लगता है, ठीक है? स्पेशली कंधे और बाजुओं पर बहुत ज़्यादा फैट आने लगता है। तो इस टाइम में मेल हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ने लगता है, ठीक? तो ये पेरीमेनोपॉज़ल फेज़। देन एक और प्रॉब्लम होती है दैट इज़ इन मेल एंड फीमेल बोथ, यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम। जैसे-जैसे एजिंग होती है एंड फीमेल में तो पोस्ट डिलीवरी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज़ यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम, छींकते, खाँसते वक़्त यूरिन का लीक हो जाना, समटाइम्स द यूट्रस प्रोलैप्स और कई बार रेक्टम मसल्स भी इतनी थिन हो जाती हैं कि रेक्टम प्रोलैप्स भी हो जाता है। उसमें एक सिंपल अश्वनी मुद्रा, उसका अभ्यास करना, दिस इज गुड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अश्वनी मुद्रा में क्या करते हैं, आपकी जो रेक्टम की मसल्स हैं, ये आप नीचे का व्यू देख रहे हैं, ये साइड रेक्टम मसल्स को बस ऊपर की ओर उठाना, ऊपर की ओर पुल करना, टाइट नहीं करना, ऊपर की ओर पुल करना, ठीक है? जैसे आप अपने पैर के तलवे से कोई चीज नीचे से ऊपर उठाते हैं, सेम वे आप अपनी रेक्टम मसल्स को ऊपर उठाएं। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में कीगल एक्सरसाइजेस या योग की भाषा में अश्विनी मुद्रा। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये रेड मसल्स हैं जो कि एक झूले की तरह होती हैं, जो कि आपके टेल बोन और प्यूबिक बोन के साथ कनेक्टेड होती हैं और साथ-साथ में आपके रेक्टम, यूट्रस और ब्लैडर को होल्ड करती हैं, ठीक है? इन मसल्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट अगर ये वीक हो जाती हैं, तब यूट्रस प्रोलैप्स और यूरिन लीकेज, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसका अभ्यास इसको कभी भी खड़े होकर, बैठकर, कहीं पे भी कर सकते हैं। बस प्रेगनेंसी में ध्यान देना है कि ब्रेथ होल्ड नहीं करनी। सबसे आसान है कि ब्रेथ होल्ड वाला करें ही नहीं, जस्ट लिफ्ट द मसल्स, 5 सेकंड तक रुकिए एंड देन उसको ढीला छोड़ दीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको नहीं करना है और आपको ऑलरेडी कोई हेमोरॉइड का इश्यू है या कोई सर्जरी हुई है आपकी, तब आपको इसको अवॉइड करना है। दिस इज गुड फॉर हाइपरटेंशन, बट अगर ऑलरेडी आप हाइपरटेंशन इन अ प्रिवेंटिव मेजर, बट अगर हाई ब्लड प्रेशर है तब इसको अवॉइड करना है। ये मुद्रा है योनि मुद्रा, ये स्त्री स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्रा का अभ्यास 15 मिनट दिन में 3 बार, या अगर आप एक बार में करना चाहें तो 45 मिनट तक कर सकते हैं एक बार में। इसके कोई नुकसान नहीं है, तो जब भी आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, जिसमें आप इस मुद्रा को बनाकर बैठ सकते हैं, तो आप इस मुद्रा को करेंगे। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेटेड करने के साथ-साथ क्योंकि सारी चीज़ें आप इतने 3 अक्टूबर से देख पा रहे होंगे और आपको 2-3 चीज़ें बार-बार सुनने को मिल रही होंगी। पहला तनाव, दूसरा पोस्चर करेक्ट करना।
अगर पोस्चर ही करेक्ट नहीं है तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं ऑर्गन्स को, और तनाव में आ रहा है तो नर्वस सिस्टम आपका इम्बैलेंस हो रहा है। तो तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक? तो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मेंटल क्लैरिटी देता है, एक डिसीजन पावर, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम वही होती है जहां पर हम ठीक से डिसीजन ले नहीं पाते हैं, और क्या सही है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हम गलत को सही कह देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ हमें तंग कर रही होती है। हम परेशान हो रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा? तो ये एक आंतरिक युद्ध भी चलता रहता है। तो योग हमें वो ताकत देता है, वो शक्ति देता है, वो डिस्क्रिमिनेशन पावर देता है कि क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, और जो सही है उसको सही कह सकें, जो गलत है उसको गलत कह सकें। अब हमने इतनी सारी बातें की, अब इसका यौगिक मैनेजमेंट क्या है? इसको नीचे ले आते हैं। हाँ, अब इन सब का यौगिक मैनेजमेंट क्या है? चाहे वो आपका हेवी पीरियड हो, चाहे स्किन्टी पीरियड हो, चाहे एब्सेंट ऑफ पीरियड्स हो, या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, चाहे ल्यूकेरिया का इश्यू हो, तो क्या करना है? ठीक? तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि इनके अभ्यास से हम इन कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बट सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉरी, अ, हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, अगर वो बैलेंस हो, उसका स्टिमुलेशन अच्छा हो, स्टिमुलेशन, रेगुलेशन एंड देन बैलेंसिंग, तब हम कई चीज़ों से प्रिवेंटिव उसमें बच सकते हैं, ठीक? तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो लाइट इज नॉट वर्किंग, हाँ, तो डू द ऑल इन्वर्टेड पोजेस। इन्वर्टेड पोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस के लिए, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये दो मैथ, और एक तीसरा विपरीत करनी, वो मैं आपको करके भी अभी बताऊंगी। और आप लोग मत करिएगा क्योंकि अभी आप लंच करके आए हैं। अगर हो सके तो अपने जो रोज के योगाभ्यास में एक इन्वर्टेड पोज जरूर रखिए, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। ये पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जगह ही हमने काम कर लिया तो बाकी जो 8 जगह हैं आपके, जो चाहे वो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक? थायराइड हो, थाइमस हो, किडनीज के ऊपर जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है, वो आपकी पैनक्रियाज है, देन आपके गोनाड्स हैं, तो उन सब की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? एंड लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम हियर। ये दो पोज, उचित त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज, ये हम पिछले हफ्ते से कर भी रहे हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, जैसा कि आपने बात की, कई लोगों को बहुत ज्यादा नौजिया, वॉमिटिंग और हेडेक ये सब होता है, तो उसमें त्रिकोणासन, त्रिकोणासन को हम पीरियड डेज में भी कर सकते हैं। इन्वर्टेड पोजेस को पीरियड डेज में नहीं करना है। कोई भी ट्विस्टिंग पोज है उसको पीरियड डेज में नहीं करना है। पीरियड डेज में आपको अपने पाचन संस्थान को और पेट के मसल्स को बहुत ही रिलैक्स और सॉफ्ट रखना है। कोई भी टाइटनिंग या टाइटनेस या ट्विस्टिंग वाले पोजेस नहीं करेंगे। अधोमुख श्वानासन, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक? ये 2 आसन खड़े होकर। ये वही आसन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैंने खुद प्रयोग किया है। मेरी संस्था का नाम योग मंथन है, और पास में ही एक गाँव है, हसनपुर गाँव, वहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं। तो छठी से लेकर 9वीं तक के बच्चों को हम हर महीने बुलाते हैं, हम उन्हें योगाभ्यास करवाते हैं और साथ में एक डायरी भी देते हैं, और उसमें वो रोज़ टिक करते हैं कि आज उन्होंने कौन-सा आसन किया, किस तरीके से, और इसके बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं। तो जो यहाँ पर दिखाया गया है, वो टेस्टेड है,
उस रिजल्ट ओरिएंटेड है, सिर्फ वही आसन मैंने आपको चुन के इस स्लाइड में है, ठीक? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है शीर्षासन का। देन ये समझ लीजिए बून है, एक फीमेल बॉडी के लिए ये आसन एक बून की तरह है, बद्ध कोणासन, ठीक? अ, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली सेशन में हमने देखा था कि जहां-जहां पे भी खिंचाव आ रहा होता है, वहां-वहां पे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है। ये इतना पावरफुल है कि इवन जो फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस होती हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। इसको कब नहीं करना है? अगर यूट्रस प्रोलैप्स है, तब नहीं करना है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड posture for to prevent the uterus prolapse, ठीक? ये आप पोस्टपार्टम भी ना, पोस्ट डिलीवरी मतलब एक फीमेल की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग है, फ्रॉम मेनार्की टू टिल द मेनोपॉज, बहुत ही चैलेंजिंग है। और अंदर इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि केमिकल लोचा चल रहा होता है इतना, और वो जब एक कोई प्यार की झप्पी या कोई इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं होता, तो वो एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन उसके रूप में मैनिफेस्ट होता है। कोई किसी भी चीज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। आप बस उसकी फ़ॉर्म को चेंज कर सकते हैं। या तो आप योगाभ्यास करके उस समय रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन करिए, योगाभ्यास करिए और उस जो गुस्से उसको चेंज कर लीजिए उस फ़ॉर्म में इंटू भक्ति योग, या फिर फैमिली वाले रेडी रहें फॉर द पैनिक अटैक्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो हम कैसे किसी चीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करें, वो इम्पोर्टेंट है। वी कैन नॉट स्टॉप और कंट्रोल एनीथिंग। कई चीजें आपको पास्ट लाइफ की वजह से भी कई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप उसको थिन कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज है यू कैन नॉट स्टॉप और कंट्रोल, ठीक? तो बद्ध कोणासन जब भी समय मिले, इस आसन का लाभ तभी है जब आप कम से कम इसको 2 या 3 मिनट तक कर रहे हैं। अ, इस आसन को आप ड्यूरिंग पीरियड्स भी कर सकते हैं। ये लेट कर है, सुप्त बद्ध कोणासन ये लेट कर है। इसको 5 से 10 मिनट करिए। अगर कोई मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको ज़रूर 5 से 10 मिनट तक करिए। तनाव बहुत ज़्यादा है, 5 से 10 मिनट तक इसको ज़रूर करिए। जब हम ऐसे सपोर्ट के साथ करते हैं, देन वी आर एबल टू स्टे लॉन्ग, टू होल्ड द पोज़ ज़्यादा देर के लिए। ठीक। मार्जरी आसन, ये एक बार कॉनकेव कर रहे हो, एक बार कॉन्वेक्स कर रहे हैं। ये स्पाइन के अराउंड जो स्पाइनल मसल्स है, उसकी अ, टाइटनेस को, वहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है, उसको कम करने में हेल्प करता है और इंटरनल ऑर्गन की मसाजिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मसाजिंग का मतलब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना, स्ट्रेस को कम करना, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। पीरियड डेज़ में नहीं करना है इसको। सारे फॉरवर्ड बेंड वाले आसन, जिसमें इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो रही थी। सीटेड फॉरवर्ड बेंड और स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, ये अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके इंटेस्टाइन, इन सबको एक हेल्दी प्रेशर दे रहे हैं, ठीक? द मोमेंट द हेड इज डाउन, either the head is hanging like this or head is resting on the legs like this, वो आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर रहा है। Here you are working on your master gland, your pituitary and pineal gland. तो आगे झुकने वाले आसन तनाव मुक्ति के प्रबंधन के लिए भी अच्छे हैं। और अब हम जान चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो यू आर वर्किंग ऑन ओनली ऑन द ओवरीज, क्योंकि हार्मोन्स से भी रिलीज होते हैं और कुछ परसेंट हमारी किडनी से भी रिलीज होते हैं। किडनीज पर सबसे, क्योंकि उसी पर किडनी के ऊपर ही टोपी एक कोन की शेप में आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है। जितनी ज्यादा जितना ज्यादा आप शरीर को स्ट्रेस में रखेंगे, उतनी ज्यादा
किडनीज ओवर एक्टिव होंगी, और बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जितना ज्यादा ओवरीज मेल हार्मोन्स रिलीज करेंगे, वो भी फिर किडनी को इफेक्ट करता है। ठीक, तो किडनी, जितने बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका भी रिलैक्स होना, उनको उनकी भी फंक्शनिंग का रेगुलेट होना इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस हेल्प बाय सीटेड फॉरवर्ड बेंड और स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, जो कि आपके किडनीज, ब्लैडर और पेनक्रियास को टोन करता है, और ओवरीज की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, यूट्रस की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन सेम वे फॉरवर्ड बेंड का अनदर फॉर्म, यहाँ पर हमने लेग्स को भी ओपन कर दिया। दिस इज प्रसारिता पादोत्तानासन, सामने से और साइड से। सिर नीचे लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, इसको हम मॉडिफाइड वे में भी कर सकते हैं। आगे झुकने वाले आसन हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखते हैं। ठीक, सो माइग्रेन, हेडेक और इस सारी जो सिम्टम्स हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और उसको ठीक करते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करते हैं। सो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, फियर, उससे शरीर मुक्त रहता है। और अगेन अगर हम बॉडी के हिसाब से देखें, तो स्टैंडिंग पोजीशन से ये बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन है। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन ऑफ इन्वर्जन। अगर हेड स्टैंड नहीं कर सकते तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा देर तक रुक भी पाएंगे हम। देन ये सारे, दिस इज एक्टिव, एक्टिव वे ऑफ एक्टिव वर्किंग ऑन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीन पोस्चर एक्टिव उसमें है, इसमें लगातार एक्टिव है, एंड आप होल्ड कर रहे हैं। स्टैटिक, एक्टिव स्टैटिक मूवमेंट है ये। अगर ये इन तीनों में से आप ये नहीं कर पा रहे हैं, जितने जो बैक बेंड है, बैक बेंड अगेन आपके ओवरीज और किडनीज पीछे की तरफ जो आप जाने वाले आसन करते हैं ना, तो आप महसूस करते होंगे पीछे एक जो खिंचाव आ रहा है, वो एग्जैक्ट वही पॉइंट है किडनीज का। तो वहां पे जो स्ट्रेचिंग है, वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, उसमें बैक पेन बहुत हेल्प करता है। आफ्टर इन्वर्जन, एक इन्वर्जन पोज, एक फॉरवर्ड बेंड पोज और एक बैक बेंड पोज। ये एक्टिव बैक बेंड पोज है और ये पैसिव है। इस इन तीनों में अभ्यास के द्वारा ही आप रुक सकते हैं, अभ्यास के द्वारा ही 20 या 30 सेकंड तक इस पोज को कर पाएंगे। और अगर नहीं हो पाए तो देयर इज अ पैसिव वे ऑफ डूइंग द बैक बेंड, विच इज सेतुबंद आसन, या कई बार इसको कंधरा आसन भी कहा जाता है, जिसमें कंधे आपके जमीन पर है। ठीक, देन ये पुराने जमाने से ही आपने देखा होगा, हमारी दादी नानी और उससे पहले भी चक्की चलाने का चलन था। चक्की चालन से ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से इम्प्रूव करता है, और जो पेनफुल पीरियड्स हैं उसमें हेल्प करता है। एंड पोस्टपार्टम जो ओबेसिटी या वेट का इशू है, उसमें भी ये हेल्प करता है। जितने भी ट्विस्ट हैं, ट्विस्टिंग में क्या होता है, बॉडी को टर्न किया तो आपके कुछ देर के लिए जहां जहां खिंचाव आ रहा है वहां ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। द मोमेंट आप वापस आते हैं तो स्क्वीजिंग एंड सोकिंग इफेक्ट होता है। वहां पे स्क्वीज हुआ, जितना ब्लड था उस ऑर्गन पे पहले का स्टेल वो बाहर निकला, और जैसे ही आप वापस पोजीशन में आते हैं तो फ्रेश ब्लड वहां पर रश करता है। इसीलिए जितने ट्विस्टिंग पोज हैं, वो आपके डाइजेशन को अच्छे से वहां पे वर्क होता है, चाहे वो आपका पैनक्रियाज हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो। तो ट्विस्टिंग पोजेस का अच्छा जो, इवन योर ओवरीज ऑल्सो गॉट स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड। ठीक, पेट और आपका ब्रेन, गट और ब्रेन, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आपका गट सिस्टम सही रहेगा तो यहाँ पे ब्रेन की फंक्शनिंग भी सही रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा। क्योंकि आप देखो पीसीओडी एक मेटाबॉलिज्म रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। ठीक, चाहे वो लो हो चाहे हाई हो।
एंड इसके अदर थेरेप्यूटिक बेनिफिट तो है ही, बैक पेन के लिए है, साइटिका पेन के लिए है, नेक पेन के लिए है। किनको नहीं करना है, पीरियड डेज़ में आपको इसको नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है, उस समय नहीं करना है। अ एसिडिटी की है, लूज़ मोशन एसिडिटी है, तब भी आपको इसको नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा इनसोम्निया का इश्यू है क्योंकि एकदम से एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। पहले से ही आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तब इसको करेंगे, तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है। शीर्षासन, सर्वांगासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है और इसको अगर हम नहीं कर सकें, तो जो ऑप्शंस बताए थे अधोमुख श्वानासन, उसको किया जा सकता है। प्रसारिता पादोत्तानासन जो जिसमें भी सिर नीचे की तरफ है, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। सर्वांगासन ये आपके क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपके ऐसे लॉक हो रही है, क्लेंच हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इधर आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको बहुत रेस्ट मिल रहा है, ठीक? और स्टैंडिंग में बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी लगातार वो ऑर्गन्स नीचे फ्लोर की तरफ ही एक पुल हमेशा क्रिएटेड रहता है वहाँ। यहाँ पे दिस इज़ एंटी ग्रेविटी और बहुत धीरे-धीरे क्या होता है जब इस क्यों इसको कहा गया है कि थोड़ी देर तक रुकना है। धीरे-धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैर से ये पूरा एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द वेरिकोज़ वेन इश्यूज़ आल्सो। पैर से नीचे की तरफ इट फर्स्ट कलेक्ट्स हियर ऑन यूट्रस और फिर ये हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हार्ट को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ दिस पोज़ीशन अ, ब हार्ट पे लोड कम है, रेस्टिंग उसमें है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हर जगह हो भी रहा है। देन दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं विपरीत करणी मुद्रा। चाहे वो इनफर्टिलिटी का इश्यू हो, चाहे हेवी पीरियड हो, पेनफुल पीरियड्स हो, स्लीप डिसऑर्डर हो अ, उसमें एंड अगेन क्योंकि लेग ऊपर है, तो ये आपके जो पैरों की जो नसों की शिकायत है, चाहे वो डीवीटी प्रॉब्लम हो या वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस है, उसमें ये हेल्प करता है एंड यस द शवासन जितना आप नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखोगे, नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहेगा, तो आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव नहीं होंगे। वो ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव नहीं होंगे, तो अंदर जो जो फंक्शनिंग है वाइटल ऑर्गन्स की, वो आपकी सही रहेगी। फिर जो फिज़िकल डिसीज़ेज़ नहीं होंगे और साथ में शवासन से हमें जो मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है उससे एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल इश्यूज वो भी नहीं होंगे। देन प्राणायाम, प्राणायाम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो अनुलोम-विलोम हो, भ्रामरी, कपालभाति, उज्जाई। कपालभाति को पीरियड डेज़ में नहीं करना है, ठीक? बाकी सभी प्राणायाम किए जा सकते हैं और कपालभाति अदरवाइज़ इट इज़ वेरी गुड फॉर द मेटाबॉलिज़्म डिसऑर्डर्स क्योंकि ये हमारे चय अपचय की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करता है एंड उज्जाई ब्रीदिंग अगेन उज्जाई ब्रीदिंग इट इज वर्किंग फर्स्ट इट इज वर्किंग ऑन योर थायराइड ग्लैंड उज्जाई ब्रीदिंग में हमारी बॉडी में एक होती है वेगस नर्व जो कि हमारी दैट इज द 10th कार्नियल नर्व इन द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे बैक ऑफ द हेड से लेकर सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं ना उसको कनेक्ट करती है। ये मैसेज को ले भी जाती है और मैसेज को ऑर्गन्स तक पहुँचाती भी है। तो शवासन, उज्जाई और हमिंग साउंड, भ्रामरी प्राणायाम जितने करते हैं उससे आपकी वेगल नर्व की टोनिंग बहुत अच्छी होती है। दैट्स व्हाई उज्जाई ब्रीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा तो हार्मोन्स का सीक्रेशन भी बैलेंस होगा। सो ठीक, अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। लेट मी स्टॉप एक्सप्लेनिंग द वीडियो।
आप देख पा रहे हैं क्या? मैम एट द एक्चुअली आप हेडर रीजन यू विल फाइंड स्टॉप शेयरिंग, अपर मोस्ट पोर्शन, वहां पे आप कर्सर लेके जाइए ऊपर वाले साइड में। अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा। या। जी। ओके, ओके। या, थैंक यू। अ, आप लोग तैयार हैं? ओके। अभी अभी इस पीपीटी से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हो और अदरवाइज विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। ठीक है, आज आप देखिएगा प्लीज, जो करने वाले होंगे ना, आई विल टेल यू कि ये आप कर सकते हैं। जितने भी सुप्तबद्ध कोणासन है, रेस्टोरेटिव पोज है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी आसन आज आज आप नहीं करेंगे। मैम एक सवाल पूछना था। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ मैम, जी, जो आपने पूछिए। विपरीत करणी मुद्रा कहा है उसमें सपोर्ट लेना जरूरी है? जैसे एक पिक्चर में आपने बिना सपोर्ट के दिखाया और एक पे जी, सपोर्ट है कुशन हाँ, का। हाँ। देखिए, सपोर्ट लेने से क्या होगा, हम कोई भी एक्सरसाइज दो तरीके से करते हैं, एक्टिव वे एंड पैसिव वे। एक्टिव वे जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है, पैसिव वे जिसमें बॉडी स्टिल है लेकिन स्टिल अंदर काम चल रहा होता है। ठीक है, तो जितना हम सपोर्ट के साथ करेंगे, हमारा गोल क्या है कि उस पोज में ज्यादा देर रुकना, जिसमें भी आप 5। अदरवाइज क्या होगा कि मैं आप कर तो लोगे, लेकिन अंदर एक स्ट्रगल चल रहा होगा, हाँ रुकना है, रुकना है, रुकना है, रुकना है, तो नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स नहीं होगा। ठीक, सपोर्ट के साथ या प्रॉप के साथ जो करते हैं, उसमें खिंचाव उतना ही है, बट यू आर एबल टू स्टे लॉन्गर इन दिस पोज। जितना ज्यादा रुकेंगे तभी वो डीप बेनिफिट आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट तक इसको करना है। विपरीत करनी मुद्रा हर एक लेडीज को करनी चाहिए। दिस इज इक्वली फॉर द मेल ऑल्सो। ये एक सिंपल इन्वर्टेड पोज है जिसको सपोर्ट के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट लेना जरूरी है। सुप्तबद्ध कोणासन में भी सपोर्ट लेना आपका जरूरी है। Now I'll just show. अगर हो सके तो शीर्षासन। शीर्षासन को भी मैं दो तरीके से आपको दिखा देती हूँ कि जब भी बॉडी पैसिव उसमें जाती है ना, तो आप देखेंगे पर मिनट जो हम सांस ले रहे होते हैं वो कम हो जाता है। ठीक, तो हमें सांसें गिनी हुई मिली है कि इतने हजार, इतने करोड़ सांसें हैं। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो पर मिनट जो हमारा कंजप्शन है वो कम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि आप लंबा जिएंगे। ठीक, 1 मिनट में जहां आप 15 से 20 बार सांस ले रहे थे, और अब आप वो उसको 5 या 6 पर ले आए हैं, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ कितनी बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। तो सबसे पहले आई डेमोन्स्ट्रेट द शीर्षासन। इसके लिए क्या है, आपको कंधे जितनी चौड़ाई में हाथ खोलने हैं। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा बाहर, ना बहुत ज्यादा अंदर। उससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स पे अननेसेसरी बर्डन आएगा। ठीक, और आपको एक स्टैंड बना लेना है इस तरीके से। एड़ियों को इंटरलॉक करेंगे और कंधे जितनी चौड़ाई में खोलेंगे, और वहां पर आप अपने क्राउन को प्रेस करेंगे। इसको कभी भी झटके के साथ या तेजी के साथ नहीं करना है। आप जिस लेवल पर है ना, उतना भी करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। झटके से सिर्फ करके दिखाना है या हमें कहीं पिक्चर या फोटो डालनी है, फिर वो उसमें हेल्प नहीं करेगा। फिर वो आपकी तामसिक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, सो बैठ गए ऐसे, कंधे जितनी चौड़ाई में खोल लिया आपने हाथ, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, और इस फोरआर्म को अच्छे से नीचे दबाया, और फिर हेड को रखा। कंधे ना तो टाइट करने हैं, ना ढीले रखने, नॉर्मल रखना है। तो उसको टक इन करेंगे एंड यू विल लिफ्ट द बटन्स। धीरे धीरे आप वॉक करेंगे। आपने उद्यान बंद सुना होगा, कोई जल्दी नहीं करनी किसी भी आसन करने में, एंड देन यू विल स्ट्रेटन द लेग। सांस को रोकना नहीं है। जैसे आप जमीन पे खड़े होते हैं, इसी तरीके से आप सर पे खड़े होंगे।
जमीन पे खड़े होने के लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं। इसी तरीके से आप सही तरीके से रखेंगे शरीर को तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। और आने के बाद कुछ देर आपको रुकना है इस तरीके से। अगर हाइपरटेंशन है, आंखों पे प्रेशर ज्यादा रहता है या गर्दन या कंधे में कोई शिकायत है, तब इसको आप ध्यान से किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करेंगे। और ये सारी दिक्कतें नहीं है तो हम बॉल को एज ए प्रॉप यूज कर सकते हैं। शीर्षासन में दो तरीके से, एक तो गए और वापस आए, कुछ देर तक रुके। पूरा लाभ लेने के लिए उसमें भी आपको 2 से 3 मिनट तक रुकना चाहिए। तो ये एक दीवार की सहायता से भी किया जा सकता है। आप दीवार से 2 से 4 इंच की दूरी पर अपना हाथ रखेंगे, जैसे आपने सेंटर में रखा था। क्राउन को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे झटका या कूदना नहीं है, धीरे से आप पैर उठाइए, पैर आपके अपने आप चले जाएंगे ऊपर। कुछ दिनों तक ऐसे अभ्यास करिए, उसके बाद पैर को हटा दीजिए। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा दीवार पर। इस स्थिति में आप 2 से 3 मिनट तक आसानी से रुक सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक आसानी से रुक सकते हैं। श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहे और वापस भी आराम से आना, झटके के साथ में। आप रिलैक्स करें। ये तो हो गया सर्वांग शीर्षासन, शीर्षासन या सर्वांगासन। ये 2 इन्वर्टेड पोजेस हैं, किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें नहीं आता है या अभी हमारा अभ्यास नहीं है तो हम वो कौन से आसन करें? उसमें सबसे पहला है अधोमुख श्वान आसन या पर्वत आसन। इसमें हाथों की उंगलियों को अच्छे से खोलेंगे और शरीर आपके अंग्रेजी के वी आकार का बिल्कुल विपरीत हो, ना तो गोल ना दुबले मुड़े हुए। और अगर एड़ियां नीचे नहीं लग पा रही है या आप पैर को नहीं फैला पा रहे, कोई बात नहीं, आप दोनों पैर में इस तरीके से गैप रख सकते हैं, घुटनों को मोड़ सकते हैं। बट ये अपर बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए। पहले इसका अभ्यास करिए, फिर आपके पैर धीरे धीरे सीधे होने लगेंगे, फिर आप पैर को मिला भी सकते हैं इस तरीके से। अगर शरीर में कोई समस्या तनाव की वजह से है, तब अधोमुख श्वानासन को आप इस तरीके से करेंगे कि आपका जो फोरहेड है, माथा है, उसके नीचे कोई सपोर्ट रखिए आप। वो पिलो भी हो सकता है, कोई योगा ब्रेक या कोई बॉडी की भी हो सकती है। तो जैसे मैं आपको ये पिलो रख के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये दोनों हाथों से करना है, बट मैं एक हाथ हटा के आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ फोरहेड इस तरीके से। ये तनाव मुक्ति के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर आप अधोमुख श्वानासन में 1 से 2 मिनट तक बहुत आसानी से रुक सकते हैं। जैसे ही हम सिर को किसी सरफेस पे रखते हैं या किसी आसन में पैर की तरफ जाता है, तो आपका माइंड धीरे धीरे, ब्रेन धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। ठीक है। अगला जो विपरीत करने की बात हुई है, विपरीत करने 2-3 तरीकों से कर सकते हैं हम। सबसे पहला तरीका है सिंपल, कोई सपोर्ट नहीं लेना, पैर को 90 डिग्री पर ले जाए। तो ये दीवार के पास बैठ गए, क्योंकि पैर को ले जाना भी एक थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। और ये ऐसे ले गए और हाथ साइड में। ये सरल तरीका है, सब लोग इसको कर सकते हैं। हाथ आपके इस तरीके से या इस तरीके से या पेट पर, जैसे हमने वो योनि मुद्रा सीखा, तो आप पेट पर योनि मुद्रा की तरह भी रख सकते हैं या साइड। ये है बिना सपोर्ट के। दूसरा था, अगर हो सके तो सपोर्ट के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं पैर 90 डिग्री पर है।
जो विपरीत करनी मुद्रा में जो आपका हिप है वो 45 डिग्री पर होता है। अब मैंने इसके नीचे सपोर्ट लगा लिया, मैं इधर से भी दिखाऊंगी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। पैर 90 डिग्री पर है और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। So I'll just show you from this side also. ये दोनों पैर ऊपर गए और उसके बाद आपने ये कमर के नीचे लगा लिया इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं पैर सीधे हैं लेकिन जो ये बॉडी है ये 45 डिग्री के एंगल पर है। पूरा ब्लड पहले यहाँ पर इकट्ठा होता है, जस्ट लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह। पहले यहाँ पर नरिशमेंट ब्लड पहुंचना यानी कि प्रॉपर नरिशमेंट हो रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रहा है, देन इट ओवरफ्लोज हियर, तो आपके हार्ट और सबको नरिश करते हुए देन इट रीचेस टू द बैक ब्रेन। तो ये पोज करिए विपरीत करनी इन अ पैसिव वे। अब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो इसी विपरीत करनी में हमें कपालभाति करना है। देन कंसीव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। शुरू है सर। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे तो ये एंड देन एक और तरीका है डूइंग विपरीत करनी इन एक्टिव वे, इसको योगा ब्रेक या ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। सो वन मोर वे इज, इसको हम सेक्रम के नीचे प्लेस करें एंड देन टेकिंग द बोथ लेग्स हियर। तो इधर भी आप देख पा रहे होंगे लेग 90 डिग्री पर एंड बॉडी 45 डिग्री पर। अगर आपको अभ्यास है तो आप इस पोजीशन में इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट बेटर है दैट वॉल वर्जन, उसको करिए। कंधे आगे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। दिस इज द एक्टिव वे ऑफ डूइंग ब्रीथ करनी। अगला अभ्यास बद्धकोण आसन। एक तो बद्धकोण आसन बैठकर इस तरीके से दोनों पैरों को मिला लिया। अगर बैक पेन है तब आप किसी फोल्डेड चादर या ब्लैंकेट उसके ऊपर बैठिए ताकि आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आएगा और आप ज्यादा देर तक आसन कर पाएंगे और कंधे नीचे की तरफ। अब ये एरिया पूरा अच्छे से खुल रहा है आपका, ठीक है। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक अच्छा मसाज मिल रहा है एंड दिस इज टोनिंग, मसाजिंग, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहे मेल या फीमेल है, हम स्ट्रेस को स्टोर करते हैं ये नीचे के 3 चक्र के ऊपर। तो उसको खोलने से आप फिजिकली जो स्ट्रेस स्टोर है उसको भी कम करते हैं। सो फ्रॉम दिस इज बद्धकोण आसन, सुप्त बद्धकोण आसन, जो कि आपने फोटो में भी देखा होगा। एंड इमेजिन करिए ये एक छोटी सी पिलो है, ये मैं अपनी गर्दन के नीचे के लिए रखूंगी। बद्धकोण आसन से आप स्पाइन को ले जाएंगे बोल्स्टर के ऊपर एंड यू विल रेस्ट हियर इस तरीके से। अब आप देखिए अगर मैं ये सपोर्ट हटा देती हूँ तो मेरी चिन ऊपर की तरफ भाग रही है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सैजरेट करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पीछे यहाँ पे फैट इकट्ठा होता है, ठीक है, या शोल्डर्स पे है, तब उनकी ठोड़ी इस तरीके से जाएगी। चिन आपकी चेस्ट की तरफ या सामने की तरफ होनी चाहिए, इसीलिए सोते वक्त एक पतला सा तकिया जरूर चाहिए हमारे सिर और गर्दन को सपोर्ट करने के लिए, कंधों को सपोर्ट करने के लिए नहीं। कंधों को सपोर्ट करेंगे तो नेक इशू हो जाता है। होता क्या है कि डॉक्टर ने कहा आपको सर्वाइकल है तो हम तकिया लगाना बंद कर देते हैं, वो स्थिति और गंभीर हो जाती है। सो इस तरीके से चिन रिलैक्स्ड है, चेस्ट की तरफ जा रही है और इस पोजीशन में कम से कम 5 मिनट
या 10 मिनट तक जरूर रुकिए। अब हो सकता है कि घुटने इतने नीचे ना आए या ऊपर की तरह रहे, या यहाँ पर प्रेशर हो, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या मसल्स टाइट है, तो हम दोनों घुटनों के नीचे भी सपोर्ट लगा सकते हैं। आप इमेजिन करिए, शोल्डर, तो 2 पिलोज लेंगे, and आप इस पिलो पर बैठे नहीं है, ठीक है, जस्ट 4 इंचेस का गैप है, ये नीज के सपोर्ट के लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर सेल्फ, योर बॉडी। पहला वो विपरीत करनी, और दूसरा दिस सुप्त बद्ध कोणासन, एंड फर्स्ट रिलैक्स। प्राणायाम अपने आप हो रहा है, चेस्ट अपने आप ब्रॉड हो रही है, आपकी पूरी फ्रंट बॉडी स्प्रेड हो रही है। 1 मिनट में ही आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, और 2 से 3 मिनट के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप उठें। बट स्टिल अगर कोई नी कंडीशन है या अभी हिप जॉइंट्स बहुत टाइट है, यू आर नॉट रेडी फॉर 3 और 5 मिनट्स, देन जेंटली आप इस पैर को धीरे धीरे सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में आप पैर को सीधा रखना, कुछ देर के बाद आप इसको ऐसे शवासन की पोजीशन पे भी ला सकते हैं। फेशियल मसल्स को सॉफ्ट रखेंगे। सो सुप्त बद्ध कोणासन और वॉल से विपरीत करने, या आप अगर कर सकते हैं शीर्षासन तो उसको जरूर करिए, ठीक। और वो आसन जिसमें आपका पेट और नीचे की मसल्स खिंच रहे हैं या वाइड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रसारिता पादोत्तानासन। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। उतना ही पैर खोलिए कि आप पैरों को पैरेलल रख सके, फीट को पैरेलल रख सके, ठीक। और जैसे कि कल डॉक्टर प्रीति ने एक सवाल पूछा था, मैं बताना भूल गई कि क्या बैक पेन वाले आगे झुक सकते हैं या नहीं झुक सकते। जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हम हमेशा आउटर वेस्ट कॉर्नर को यूज करते हुए करेंगे, लाइक दिस, ठीक। अगर बैक पेन है तो बस आप इतना रुक जाइए, ठीक। बैक पेन नहीं है तो इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए आप आगे जा सकते हैं, बट नेवर डू दिस वे। इसमें सीधा आपकी कमर पे प्रेशर आएगा। इस तरीके से एक बैक पेन वाला व्यक्ति भी आगे झुक सकता है, एट सेम टाइम में उसके बैक मसल्स पे स्पेस भी क्रिएट कर रहे हैं, ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा। दिस विल नॉट हेल्प, ठीक। तो इसमें भी झुकना है हमें आउटर वेस्ट कॉर्नर से। सो फर्स्ट आई विल शो यू फ्रॉम द फ्रंट एंड देन साइड में। फीट पैरेलल, बहुत ओवर नहीं खोलना ना कम खोलना है, उतना खोलें कि आप अपने इनर और आउटर फुट को अच्छे से प्रेस कर सकें, ठीक? फिर इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे। यू विल प्लेस द हैंड। अब हमने देख लिया है कि प्रसारिता में हेड नीचे जाना है, तो माइंड पहले कहते हैं कि पहले ही नीचे चले जाओ, वो आपको नहीं करना है, ठीक। तो पहले आप आर्च करेंगे, लेंथ क्रिएट करेंगे, then we will go, ठीक। जितना जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा सिर नीचे नहीं पहुंच रहा है, I can keep something here and I'll do like this. Now I'll show you from the sideways. अपने पैर खोला, feet parallel, हिप को आगे नहीं लाना, हिप और पैर वही रहेगा, and exhale, 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 सिर आगे। होता क्या है, हम ऐसे जा रहे होते हैं, मन में ये लगता है कि गर्दन ही लंबी है, वही सबसे पहले पहुंचाएंगे हमें, बट यू हैव टू एक्सटेंड योर स्पाइन। पहले हाथ ले जाइए, place the crown,
क्राउन प्लेस नहीं हो रहा, you can keep something like this. This is good alternate for the inverted pose. इसको आप आराम से बहुत देर तक भी रुक सकते हैं. Gently come up. Then the Mala Asana, the deep squat. अगर आप बैठ पा रहे हैं ऐसा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो जॉइंट्स के लेवल पर. तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इसको एलिमिनेशन का एक प्रोसेस बना दिया. तो अलग से स्क्वाट करने की जरूरत ही नहीं है. जितना ज्यादा हम हाई प्रोफाइल होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, उतना ज्यादा बीमारियों को मोल ले रहे हैं. तो इसमें 1 से 2 मिनट तक बैठिए. कोई नी कंडीशन है तब आप सहारे के साथ बैठिए. जैसे हम प्रेग्नेंट वुमेन को इस तरीके से सपोर्ट के ऊपर बिठा देते हैं, तो सेम सपोर्ट हम भी यूज कर सकते हैं. किसी भी परिस्थिति में शरीर के साथ कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई टॉर्चर नहीं करना है. और आपने गांव के व्यक्तियों को देखा होगा, ऐसे बैठते हैं वो, ऐसे पैर मिला के, और किसी बिना सहारे के उठ खड़े होते हैं. अगेन वी हैव टू गो इन आवर रूट्स. जैसा उनका भोजन था उसको ध्यान रखना है. आपको सवाल है तो जरूर पूछिए, हमारे पास समय, फिर मैं उस हिसाब से आपको पोस्चर्स करके दिखा देती हूँ. जी, या कोई आसन आप चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊं या उसका कुछ बताऊं तो भी बता दीजिए. बहुत अच्छे से मैडम आपने बताया सारे स्टेप्स 1 बाय 1. थैंक किसी यू. को कुछ फीडबैक देना है, कुछ बोलना है? यानी मैडम एक हाँ. जनरल क्वेश्चन है. जी, ये हम जब आसन करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो जॉइंट में ऐसी कट कट आवाज आती है, तो उसके हाँ लिए हाँ क्या कुछ है क्या? जॉइंट्स में हाँ आवाज आती है. हाँ, उदय जी, इसका जॉइंट्स में आवाज आना यानी कि आपका जो वाता है वो बैलेंस नहीं है, तभी वो कड़-कड़ की आवाज आ रही है, या वहाँ पे लुब्रिकेशन ठीक नहीं है. एक तो हम ये नकल्स को पॉप करते हैं कि जो नसें टाइट हो जाती हैं, फिर हम वो गैस को रिलीज करते हैं, एक तो वो होता है. एक जब बॉडी में आर्म बढ़ जाता है या आप जॉइंट्स, उसके लिए सबसे अच्छा है सूक्ष्म व्यायाम करना. उंगलियों के टिप से शुरू होकर पूरे आप, अगर आसन प्राणायाम का भी टाइम नहीं है ना, सूक्ष्म व्यायाम आपको बहुत हेल्प करेंगे इसमें. दूसरा आसन, और दूसरा है आपका भोजन. तीसरा आपकी मनस्थिति. भोजन का रोल 75 से 80% है किसी भी बीमारी में. आसन सिर्फ 25 से 30% तक है. फिर भी उन दोनों की इम्पोर्टेंस को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक, तो दिनचर्या का पालन ठीक करें. हमारा खाने का समय, सोने का समय, और स्पेशली हमारी नींद अच्छी पूरी होनी चाहिए. और सोने से पहले हम, ये मुश्किल होता है आजकल, मतलब जितने ज़्यादा हम बिज़ी होते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी उसी थोक-भाव में आ रही हैं. तो वो, अगर हमें पता है कि पहले सिर्फ़ एक ही कमरे में, ड्राइंग रूम में ही टीवी होता था, आजकल बेडरूम में भी होता है. ये सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ये वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स क्रिएट भेजते रहते हैं 24 घंटे, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका ओवन है, कुछ भी. ठीक? आजकल एक नया कल्चर अब चला है, हाई सोसाइटीज़ में, अब उनको पता है कि ये सारी कितनी चीज़ें नुकसानदेह हैं. सब फ़ोन एक कमरे में रख दिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई उसे उठाता नहीं है. कमरे में लाइट डिम कर दी जाती है और आप आराम से सोते हैं. अगर आप अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और पेट में कुछ भी डाल रहे हैं, और उसके बाद हम सोचें कि वो एक ऐड आती है ना, वो बिल्कुल बकवास है कि एक आदमी भाग रहा होता है और कहता है समोसा, समोसा, क्योंकि कल समोसा खाया है तो आज मैं 1 घंटा और भाग लूँ. ऐसा कभी कुछ होता नहीं है कि आप आज खाएँ और कल आप उसका उसके इफ़ेक्ट को कम करें. वो तो जो इफ़ेक्ट आना है वो आएगा. और एक खाना अ 5 से 7 दिन के बाद रस या ओजस में चेंज होता है. तो आप देखेंगे जो सात्विक खाना खाते हैं
या जो जिनकी योगिक लाइफस्टाइल है कि उनका बॉडी का ऑरा और आसपास का वातावरण कितना शुद्ध और अच्छा रहता है। तो सबसे पहले अ, छोटे-छोटे स्टेप्स, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएँगे। हमें देखकर हमें प्लेट में पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। कभी वन्स इन अ ब्लू मून या कोई पार्टी या फंक्शन है, तभी इसको यूज़ करें। चाय खाली पेट अगर पी रहे हैं, तो बहुत नुकसानदेह है। सुबह चाय मना नहीं है, चाय लीजिए, लेकिन सबसे पहले उठकर वो खाली पेट पहली चीज़ आपकी चाय नहीं होनी चाहिए। चाय पीने की आदत है, तो सौंफ वाली चाय, तुलसी वाली चाय, अदरक वाली चाय अपने गुण के हिसाब से सबसे पहले वो लीजिए, ठीक? उससे भी पहले बासी मुँह पानी पीजिए, तो कई सारी चीज़ें अपने आप एलिमिनेट हो जाएँगी। उसके बाद आप चाय पीजिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट आप अपने आपको योग के लिए समय दीजिए। और आप देखिए डॉक्टर उदय, छोटी-छोटी चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं, नहाते वक़्त कब हमने आराम से और अच्छे से नहाया होगा? आजकल जल्दी से नहाते हैं क्योंकि हमें जाना होता है और हर एक चीज़ जल्दी में होती है। पहला आधा जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो नहाते वक़्त ही लोगों का सही हो जाता था। इसीलिए कहा जाता था कि सोने से पहले नहा लीजिए तो बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी कि नींद आ जाएगी। सुबह उठ के नहा कर जाएँगे, तो आप इतने एनर्जेटिक फ़ील करेंगे कि आपका दिन भर अच्छा जाएगा, आप काम में आपका मन लगा रहेगा। एक्यूप्रेशर होता है हर एक चीज़ में, इस तरीके से नहाने में, चाहे मग्गे से। आजकल जिस तरीके से नहाते हैं या जल्दी में जाते हैं, तो वो एक बस जैसे त्योहार भी ना बस मनाना है तो मना रहे हैं। बस छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, उससे और पहले बिस्तर पर ही अगर आपको वॉशरूम जाने की जल्दी नहीं है, बिस्तर पर ही वो जो 1 मिनट होता है ना, वो आप वो दिन भर में भी वो वैसा 1 मिनट कभी वो फ़ील नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आँखें बंद करके आप धन्यवाद दीजिए सबसे पहले भगवान को कि आपको ये सुबह ये उठने को मिल रहा है, आप अपनी बॉडी को, अपनी साँस को महसूस कर पा रहे हैं। दूसरा जो भी मिला है, उसका धन्यवाद करना है। पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ़ कंप्लेन और ब्लेमिंग में निकाल देते हैं, लेकिन जो हमारे पास था, उसको हम कभी महसूस नहीं करते। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। ठीक? तो वो 1 मिनट वैसा ध्यान आप कभी कर ही नहीं पाएँगे। अगर ये सब भी नहीं बोलना है तो जिस भी ईश्वर या भगवान को आप मानते हैं, बस उनका ध्यान कर लीजिए, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, पॉज़िटिव जाएगा, आप किसी तनाव में नहीं रहेंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से करेंगे। तो सिर्फ़ इतना ही है, ये थोड़े चेंज करने होंगे। एक क्वेश्चन और पूछना है मैडम। मैडम जी, मैडम एक क्वेश्चन और पूछना है। ये जी मेरा पूछिए। क्वेश्चन ये है, उसके उपाय बताइए। जब सोते हैं, कभी-कभी आधे रात में पैर में क्रैम्प आ जाता है, पैरों में क्रैम्प आ जाता है, तो उसके लिए कुछ उपाय है क्या? वो तुरंत रुकने के लिए? तुरंत रोकने के लिए तो आपको पता होगा, जैसे एक साइड आपका पैर मुड़ रहा है या कुछ क्रैम्प हो रहा है, तो आप उसको पहले तो दूसरे डायरेक्शन में करिए या उसको दबाइए। दूसरा ये है, ये मसल्स की टाइटनेस की वजह से है, मैग्नीशियम या कोई मिनरल बॉडी में कम है, ठीक? या तीसरा कारण होता है कि पानी की कमी। बॉडी में पानी कम है तो मसल्स में ऐंठन या जिसको कई लोग कहते हैं बाइटें आना या बहुत ज़्यादा दर्द होता है सीवियर, तो उसका भी जो आपने बोला ना कड़-कड़ की आवाज़ आना, तो बॉडी को एक्टिव रखना ज़रूरी है और आप विपरीत करनी करना शुरू कर दीजिए। देखिए आप आपको पैर में किसको पैर में आते हैं, हाथों में किधर? पैर में, जो अपने थाई है ना, अपने अच्छा, अच्छा। कप पैर की मसल्स, हाँ, घुटनों तो के एक तो नीचे। उसको नस लगती अच्छा, होगी। घुटनों के नीचे हाँ, वही ज़्यादातर काफ़ में उसी तरफ एक तो ये है कि कई लोगों को पंजे में आता है तो एक तरफ पैर मुड़ने लगता है या ऐसे टर्न होने लगता है। पहला तरीका ये है कि जिस साइड वो मुड़ रहा हो उसको दूसरी तरफ कर लीजिए। दूसरा अगर मसल्स में आ रहा है तो उसको आप दबाइए, आप टैप करिए, पैर को ऊपर-नीचे, आगे-पीछे करिए, पैरों की उँगलियों को दबाइए, खोलिए कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो टाइटनेस है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वर्टेड पोज़ ज़रूर करिए, विपरीत करनी मुद्रा करिए और इसका अभ्यास करिए 5 से 10 मिनट तक आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और अनुलोम-विलोम ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके चैनल्स को सारी नाड़ियों को खोलता है। तो अनुलोम-विलोम और विपरीत करनी और तीसरा सूक्ष्म व्यायाम, सारे जॉइंट्स के।
तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैडम Thank you. वन मोर क्वेश्चन मैडम हाँ वन जी। मोर क्वेश्चन जी, जी मैडम मेरा पूछिए। क्वेश्चन ये है मैडम कि नहाते समय बैठ के नहाना चाहिए, खड़े होकर नहाना चाहिए? जैसे आपने बोला कि अपन अभी मॉडर्न संस्कृति में अपन लोग गए तो ऊपर शावर हाँ, लगता है, अपन खड़े खड़े नहाते हैं, समझे? तो हाँ, पुराने जमाने में मैडम बैठ के नहलाते थे, बैठ बच्चों को कर भी सुला के नहलाते थे। करना है ये। और दूसरा एक ये चीज़ कर सकते हैं कि नहाने से पहले सिर्फ़ जो पैर का अंगूठा है उसके नाखून पर सरसों का तेल लगा लें। उससे क्या होगा जब हम पानी डालते हैं ना तो आपकी आई साइट वीक नहीं होगी, ठीक? तो सबसे पहले थोड़ा पानी आप पैर पे डाल लीजिए, तो वो जिस भी टेम्परेचर का होगा ठंडा या गरम, तो बॉडी को एकदम सिग्नल मिल जाएगा कि इसके हिसाब से तैयार रहना है। एकदम से सिर पे डालेंगे तब बॉडी शॉक वाली स्थिति में आ जाती है। तो पैर के अंगूठे पे सरसों का तेल लगाना है सिर्फ पैर के अंगूठे पर, ये आई साइट के लिए अच्छा रहता है। पहला पानी हम पैर पे डालेंगे। दूसरा ना तो पानी ठंडा पानी रहेगा तो और एनर्जी और एक्टिविटी होती है, बट फिर से जो शरीर है अगर आपको किसी को सांस की कोई दिक्कत है या कफ प्रकृति ज्यादा है, तब उसको गुनगुने पानी से नहाएंगे तो अच्छा रहेगा। गुनगुना पानी हर एक उसमें सही रहता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। बीच का पानी आप अगर तालाब या नदियों का पानी देखेंगे तो वो लगता हमें ठंडा है, लेकिन जब आप एक बार एक डुबकी लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा गर्म और फ्रेश फील होता है। तो इतना ही स्विमिंग ध्यान के स्विमिंग साथ टाइम में करना है। स्विमिंग टाइम में जब अपन स्विमिंग करते हैं तो फिर वो पानी वो ठंडा नहीं होता है, हाँ, इतने में होता है सिर्फ। लेकिन एक बार आप जाते हैं करने लगते हैं तो वो फिर बैलेंस हो जाता है। और स्ट्रेस कम करना है तो चाहे आवाज अच्छी ना हो या जैसे मेरे जैसा गला खराब हो, गाना गुनगुनाइए, भजन गाइए। आप देखेंगे कि हमारे पूर्वज इतने कह सकते हैं बहुत ही शार्प माइंड थे। हर एक चीज के लिए एक मंत्र बना दिया कि आप मंत्र बोलेंगे तब आपका माइंड रिलैक्स और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। नहाने का समय भी एक मंत्र है, खाना खाते समय भी एक मंत्र है, नहाते समय भी एक धारणा दे दी कि आप वो चाहे आप बाल्टी के पानी से ही नहा रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए वो मंत्र अभी मुझे पूरा याद नहीं है। गंगे च यमुने चैव नर्मदे सरस्वती, ऐसा कुछ है कि पूरी जो 6 नदियों का जल है, वो इसमें है और उससे आप स्नान कर रहे हैं, ठीक? मैडम भोजन के पहले कोई अलग-अलग मंत्र हैं भगवत गीता में। तो जैसे ही पहले ध्यान से कोई खाएँगे, एक तो क्या होगा कम खाएँगे, अच्छे से चबा के खाएँगे, सारे जो रस है इस भोजन में उसको लेते हुए खाएँगे। बस ये है कि मन को साधना है, मन को एक काम देना है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना वो बंदर, उसको बस बोलिए ऊपर-नीचे करना है, तो वो इसी मेरुदंड उसको कोई ना कोई एक काम दे दीजिए। जहाँ आपने इसको ढीला छोड़ा तो डिस्ट्रक्टिव माइंड शुरू हो जाएगा। तो ये है। चलिए। मैडम मुझे ओमकार के बारे में पूछना था। जैसे ओम आधा बोलना चाहिए और मकार आधा, लेकिन मैंने पतंजलि में अभी जो क्लास कर रही उसमें एकदम बहुत शॉर्ट में बोल के फिर साइलेंस, तो वो कैसे एक्चुअली ओमकार का ध्वनि कैसे लेना चाहिए? ओमकार साधना और ओमकार की ध्वनि कई तरीकों से है। अगर आप किसी स्क्रिप्चर या पुस्तक में देखें तो उसमें आ और ओ के बाद एक ऐसे एस लगा है, फिर म लिखा हुआ है और म के नीचे हलंत है। 75% आपका उ और जो म है इस तरीके से होना चाहिए, ये है। और अगर आप सदगुरु जी का देखें, वो जब ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हम लोग तो सीधा ही ओम शुरू कर देते हैं, वहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से है। तो अगर पुस्तक के हिसाब से देखें उसमें है कि 75% आ और उ का उच्चारण है और लास्ट जो म है, मकार है वो कंपन में है। लेकिन साधना में इसको हम अलग-अलग तरीकों से ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। नाभि से भी ओमकार का उच्चारण होता है, गले से भी होता है, फिर नाक से, फिर मानसिक उच्चारण। तो अलग-अलग तरीके से हम उच्चारण इसका कर सकते हैं। आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं? किसने पूछा है सवाल? आरती जी, आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं? यस मैडम। आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं? कितना?
नहीं तो ड्यूरेशन एक्चुअली साउंड है उसका, जैसे मैं पूरा ओ आधा और मकार ऐसे पूरा लेती हूँ, तो एक्चुअल में कैसे, बस वही पूछना था, ड्यूरेशन नहीं। मकार आपका इस तरीके से, और ये 1/4 होगा, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। वो ये लंबा है, और इसमें आपके गले से लेकर आपके तालू तक आप कंपन महसूस करेंगे। जब अ बोलते हैं तो आपके नाभि स्थान तक आपका, और फिर जब आप ऊ बोलते हैं तो आप देखेंगे जो तरंगे हैं आप हृदय स्थान पर महसूस करेंगे, एंड जो जब इसका प्रभाव गले और यहाँ पर। फिर उसके बाद जो साइलेंस है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे तुर्य अवस्था जो चतुर्थ अवस्था होती है, जो कि उच्च अवस्था है, ठीक। मैडम एक प्रश्न थैंक यू। पूछना था। जी मैडम 2 मिनट मैडम। पूछिए जी जी मैडम। पूछिए। हाँ जी पूछिए। ये जो आज तक मैडम ने जो 3 तारीख से क्लास चालू हुई, उसमें ज्यादातर पतंजलि वाले शिक्षक लोग आए यहाँ पर, और आरती मैडम ने जो अभी प्रश्न पूछा है ओंकार जप के बारे में, उद्दीत प्राणायाम, हमारे तरफ हम ओ अ उ और म, और अ उ म का उच्चार हम 75% करने को बोलते हैं। और अच्छा। जनार्दन स्वामी के योगाभ्यास मंडल की तरफ हम बहुत सालों से, यानी बाबा रामदेव का प्रचार होने से पहले ही वो लोग इसका अभ्यास करवाते हैं। तो 75% म का ये उच्चार कोई करना ये ठीक है? कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आप देखोगे जो किताब कहीं पे भी ओम लिखा हुआ है, वहां पे ओ के बाद एक एस ऐसे बना हुआ है, और उसके बाद म लिखा हुआ है, और म के नीचे हलंत है। हम सभी जानते हैं हलंत का मतलब है वहां उसकी छोटी साउंड है, वो पूरा पूर्ण अक्षर नहीं है। जैसे क के नीचे तो क है, क नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, वो जो आप बता रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि उससे हमारी मेमोरी पर जितने भी हमिंग साउंड है, राइट उसके राइट नर्वस सिस्टम पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। खाली राइट मैडम, या खाली ओ भी किया जा सकता है, ये है। राइट। थैंक यू। हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। हमें किसी उसमें ना देखिए, आप इतने दिनों में ना अलग अलग तरीके के शिक्षक आएंगे। कुछ जो आपकी पहले की लर्निंग है, कुछ चीजें आप अनलर्न कर लेंगे, आपको लगेगा हाँ इन्होंने ये ठीक कहा और मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, इसका मुझ पे लाभ अच्छा पड़ रहा है, तो फिर आप आगे भी वही बताएंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने अभ्यास को। तो जो अच्छा लगे उसको अपना लीजिए, उसको रख लीजिए, क्योंकि कहीं भी कुछ गलत नहीं है। एक है सत्यम, एक ही सत्य है, उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो बस इतना ही है, कुछ भी गलत या अच्छा या बुरा नहीं है। आपको अपील कर रहा है तो आप उसको फॉलो करिए। जी मैडम, थैंक जी यू। मैडम एक पूछना है, जी। आफ्टर 50 महिलाओं में ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ जाती है, उसके लिए कुछ प्राणायाम अलग से है? हाँ, उसके लिए जैसे एक पेड़ बन रहा है और आप देख रहे हैं कि उसके वो लता वाला पेड़ है, तो वी गिव सम सपोर्ट ना, कि ताकि वो पेड़ का फॉर्म अच्छे से बने। इसी तरीके से जब डीजनरेशन में फेज में है बॉडी, मेनोपॉजल फेज में है बॉडी, तो प्राणायाम और ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्राणायाम, उसमें भी हमिंग साउंड वाला, कोई भी म्यूजिक वाला, चाहे वो हमिंग साउंड हो या उज्जाई है, तो उज्जाई, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ये 3 चीजें मस्ट है। ये किसी लाइफ के किसी भी फेज में है आप, उसके उनके लिए मस्त है। और चिड़चिड़ापन आ रहा है तो शवासन का अभ्यास और योग निद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और कोई भी एक रेस्टोरेटिव पोज, 4-5 बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सुप्तबद्ध कोणासन, विपरीत करनी मुद्रा, इसको करेंगे तो काफी इसमें आपको काफी लाभ मिलेगा उन्हें। प्राणायाम और ध्यान बहुत जरूरी है। जी। थैंक यू मैडम। और दूसरा, अगर आपके वो फैमिली मेंबर हैं तो आपका सपोर्ट, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वो कुछ चीजें जानबूझ के नहीं कर रही हैं, केमिकल लोचा अंदर चल रहा है, और हम लेडीज ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमें हमेशा दिखना है कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल है। भाई मान लो ना, सॉफ्ट रहो,
हाँ, ये चीज़ें हैं, तो इसलिए। थैंक यू ठीक मैडम। है, यस थैंक यू और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों को जानकर, आप लोगों के साथ मिलकर और इस नॉलेज आपसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। तो आज की यात्रा अब डॉक्टर प्रीति बताएँगी। बस। यस मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। ये आपका वैसे तो आखिरी सेशन था, बट इट्स स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी एक्चुअली। यस, यस, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग योगाभ्यास करते रहें, वो सबसे एक अच्छी बात रहेगी और जो इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके और सबको धन्यवाद मैनेजमेंट और डॉक्टर प्रीति को मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं कुछ बता सकूं आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी Thank you का। so much once again, ma'am, for all the sessions. And first of all, thanks to you specially कि आपने मुझे टाइम टेबल फ्रेम करने में जो भी मदद करी है लास्ट 1 मंथ 2 मंथ प्रायर आई कॉल्ड यू. But thank you so much, madam. Thank you once again from थैंक यू UGC एवरीवन। HRDC Nagpur and from all the participants. I extend my thanks to you, ma'am. Thank you. थैंक यू डॉक्टर प्रीति एंड ऑल ऑफ यू। Thank you. सो फ्रेंड्स, अभी देखिए आज टाइम टेबल में आपने देखा होगा अपना एक आखिरी का भी सेशन है, तो वो सेशन हम 4 बजे ना लेते हुए इसी के कंटिन्यूएशन में लेंगे. आप 5 मिनिट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले सकते हैं. नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन जॉईन झाले आहेत. आपण 5 मिनिटाचा इथे ब्रेक घेऊ. मीटिंगला लीव नका करू. फक्त 5 मिनिट रिफ्रेशमेंट ब्रेक घ्या अँड वी विल कंटिन्यू द सेशन. गुड आफ्टरनून जगदाले सर. सर आवाज येतोय? हो, आवाज येतोय. बोला. ओके. येस सर. सर मी यांना 5 मिनिटाचा ब्रेक दिला आहे. आताच एक सेशन झालं. आपण 5 मिनिटात सुरू ओके. करूया. चालेल सर. सर तोपर्यंत पीपीटी शेअर करून बघता. मी तुम्हाला शेअरचं ऑप्शन दिलं आहे. हो, हो. इथे आहे ना किशोर? मॅडम दिसतंय पीपीटी? सर अजून तर नाही.